हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। और बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस का पेपर ये फर्स्ट है, ठीक है। और उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो संघीय सरकार के अनुभवों को जान रहे, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थाओं को। तो स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका हैं और इसमें हम देखेंगे संघीय सरकार के बारे में। तो आपको बता दूँ कि स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तौर पे जाना जाता है और लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि घर का मीन्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड की जो शासन व्यवस्था है उसको अगर हम अध्ययन करें तो हमें प्रतीत होता है कि वास्तव में लोकतंत्र अगर सही से कहीं पे है तो वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड की ये शासन व्यवस्थाओं को और यहाँ की गतिविधियों को अगर देखें, लोकतंत्री व्यवस्थाओं को, तो सच में स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। और इसमें आज हम देखेंगे स्पेशली यहाँ की बहुल कार्यपालिका जिसके अंदर संघीय सरकार। अब आपको ये थोड़ा डाउट मन में आना चाहिए, वैसे क्लियर करूँगा। बहुल कार्यपालिका का मीन्स क्या है बहुल कार्यपालिका। वैसे आपको पता होगा भारत की शासन व्यवस्थाओं को देखें और भी देखें तो वहाँ पे एकल कार्यपालिकाएँ होती है, नहीं राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो एक के पास होती है, जैसे कि हम जानते हैं राष्ट्रपति। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का बिल्कुल अनूठा है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो स्विट्ज़रलैंड में जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका शक्ति है वो एक के पास नहीं होती है, 7 के पास होती है। तो 7 व्यक्तियों के समूह से बनकर ये कार्यपालिका बनती हैं, तो इसलिए संघीय कार्यपालिका कहा जाता है। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है 1998 में बना था और 1999 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1999 में लागू हुआ था। अब इसमें जो एक बहुत ज़रूरी बात है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड की जो शासन व्यवस्थाओं का अगर हम जिक्र करें तो प्रथम तो यहाँ पे हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुल कार्यपालिका क्या है, बहुल कार्यपालिका है। और दूसरा संसदात्मक और अर्धशासनात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय है। बहुल कार्यपालिका है जिसमें कार्यपालिका प्रधान एक न होकर ज़्यादा होते हैं। दूसरी हम बात करें तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि यहाँ पे ना तो संसदात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, अध्यक्षात्मक, दोनों का मिला जुला रूप है। तो ये आप गौर से समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो बहुल कार्यपालिका है जिसमें कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कार्यपालिका के कितने प्रधान हैं? 7। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है ये कार्यपालिका के प्रधान कितने हैं? 7। तो 7 प्रधान हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, ठीक है। अब इस बहुल कार्यपालिका के होने से ही यहाँ की संघीय सरकार बनती है। क्या बनती है? संघीय सरकार। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि संघीय सरकार के बारे में ही हम जानेंगे कि संघीय सरकार का गठन कैसे होता है, वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो नवीन संविधान है जो 1999 में लागू हुआ, उसमें जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 174 से लेकर 187 तक, 174 से लेकर 187 तक संघीय सरकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संघीय सरकार की रचना, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो संघीय सरकार यानी जो स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो किस तरह से गठन होता है, क्या कार्य करती, क्या शक्तियाँ हैं, तो उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 174 से लेकर 187 तक। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हम बात करें तो अनुच्छेद 174 में क्या बात कही गई है? 174 के अंतर्गत कहा गया है, आप ध्यान से सुनेंगे, कि संघीय कार्यपालिका सरकार में यहाँ पे बताया गया है कि संघीय सरकार में 7, बिल्कुल मैंने आपको पहले कहा कि बहुल कार्यपालिका है, तो संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 7 सदस्य होंगे। ये गौर से आप समझना, बहुत ही अलग सी व्यवस्था की गई यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका शक्ति है वो एक के हाथों में होती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका शक्ति है वो 7 व्यक्तियों से मिलकर बनती है, तो 7 व्यक्तियों के पास होती है। दूसरा आर्टिकल 175
175 के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है, तो आप नोट करेंगे, समझेंगे जो आपको बता रहा हूँ। तो स्विट्जरलैंड में 7 संघीय व्यवस्था के द्वारा जो सरकार बनती है उसमें एक परिसंघ है और जिसमें कार्यपालिका शक्ति भी होती है। तो ये दोनों व्यवस्था इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें ये दोनों व्यवस्था शामिल है क्योंकि 1914 के एक संघीय सरकार होगी, 175 के द्वारा संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे, तो दोनों मैंने शामिल में ही बता दिए हैं। अब पूरा टोटल तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम सीधा आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी है हमें जानना वो हम जानेंगे। तो आपको बता देते हैं कि संघीय सरकार के बारे में सबसे ज़रूरी बात है कि इनका चुनाव कैसे होता है। जो संघीय सरकार होती है, संघीय यानी केंद्रीय सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे संघीय सरकार के कितने प्रधान हैं? 7 प्रधान हैं। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आप गौर फरमाएंगे जो मैं आप पे कहना चाह रहा हूँ कि संघीय सरकार में 7 प्रधान होते हैं और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ये स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र घर कहा जाता है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों रखा गया? तो बताना चाहूँगा कि स्विट्जरलैंड मतलब बड़ा है, तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो पाता है यहाँ के संघीय सरकार के प्रधान का, बड़ी संख्या में, तो डायरेक्ट चुनाव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे संघीय सरकार के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अपनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो संघीय सरकार का प्रधान, यानी जो ये तो 7 होते हैं, यहाँ पे संघीय कार्यपालिका शक्ति में कितने प्रधान होते हैं? 7। तो उसके चुनाव की योग्यता क्या है? चुनाव में कौन व्यक्ति है जो संघीय कार्यपालिका के 7 व्यक्तियों के प्रधान के तौर पे चुनाव लड़ सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप ध्यान रखेंगे कि स्विट्जरलैंड का वह प्रत्येक नागरिक जो संघीय सभा का सदस्य बनने के योग्य है, संघीय सभा मतलब प्रतिनिधि सभा, तो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, तो बताना चाहूँगा कि कार्यपालिका शक्ति, जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, उनका चुनाव कैसे होता है? वैसे ही यहाँ पे संघीय कार्यपालिका जो शक्ति है वह 7 लोगों के बीच में बटी होती है। तो इनका चुनाव कैसे होता है, यानी क्या योग्यता है? तो पहली योग्यता है ये इनकी कि कोई भी स्विट्जरलैंड का नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्य हो वह इसके अंतर्गत भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, इस संबंध में अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भौगोलिक या भाषाई क्षेत्रों में सरकार में प्रतिनिधित्व प्राप्त दिया गया है। और बात कही गई है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो बड़े कैंटन है, स्विट्जरलैंड में राज्य नहीं कहा जाता, कैंटन कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत बताया गया कि जो 7 सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाएंगे? 7 सदस्य हैं, ये कहाँ से चुने जाएंगे? पहली योग्यता तो बस ये हो गई कि जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन सकता है वो संघीय सरकार का सदस्य बन सकता है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये रखी गई कि जो 7 सदस्य हैं वो कहाँ से और किस तरह से चुने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें, तो ध्यान रखना है कि परंपरा के अनुसार स्विट्जरलैंड में 2 सबसे बड़े प्रमुख कैंटन हैं, वो है बर्न और ज्यूरिख। कौन है? बड़े कैंटन है बर्न एवं ज्यूरिख, ये बड़े कैंटन मतलब बड़े राज्य हैं, ठीक है। तो संघीय सरकार में सदैव इनका प्रतिनिधित्व रहता है। तो एक तो इनमें से आएगा, मतलब 7 सदस्य होते हैं, 7 में से एक तो इनमें से आएगा ही, परमानेंट है। अगर 2 चुन ली जाए तो अलग बात है, लेकिन एक तो परमानेंट इनमें से रहता है। फिर बताना चाहूँगा नेक्स्ट कि यह स्थिति विशेष फ्रेंच भाषी कैंटन वाहुद को भी प्राप्त है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि 4 जर्मन भाषी भाषाओं से, एक यहाँ पे हो गया 4, जो 4 सदस्य होंगे वो जर्मन भाषी क्षेत्रों से, तो एक सदस्य बर्न ज्यूरिख से हो गया, 4 सदस्य जर्मन भाषी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। इसके अलावा 2 फ्रेंच भाषी, इसके अलावा फ्रेंच से, यानी जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, वो फ्रांस भाषी क्षेत्र से कितने सदस्य आएंगे? 2। इसके अलावा ये कितने हो गए? 4 और 1 6 हो गए, 4 और 1 6 हो गए। अब एक यहाँ पे इटालियन भाषा भाषी, इटालियन भाषी क्षेत्र से 1। तो अब यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसको आप स्टार में रखें, इसको स्टार में रखें। टोटल हमारे यहाँ पे 7 सदस्य ये हो गए हैं। तो एक ये रखा गया है कि बर्न ज्यूरिख से तो 1 चुना जाएगा,
वर्ण और जुनिस के अंदर इनमें से कोई भी भाषा आती है, तो इसलिए एक रखा जाएगा, ये अलग मान लीजिए। परंपरा है कि एक यहाँ से आता है। दूसरी परंपरा क्या है? दूसरी परंपरा है कि जो 7 सदस्य इनमें से 4 सदस्य जर्मनी भाषी क्षेत्र से चुने जाएंगे, फ्रेंच भाषी क्षेत्र से 2 सदस्य चुने जाएंगे और इटालियन भाषी क्षेत्र से 1 सदस्य। तो इस तरह से 7 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से इनका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत 2 दल, जिसकी मैंने यहाँ पे बात आपको नहीं बताई तो वापस मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 दल होते हैं और 2 दलों के अंतर्गत ये व्यवस्था चलती है। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जो संघीय सरकार है उसमें 7 प्रधान होते हैं, 7 प्रधान होते हैं। तो इन 7 प्रधान का चुनाव कैसे होता है वो मैंने बता दिया, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन अब इनका कार्यकाल कितना होता है, तो नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है, वो आप चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान रखें, संघीय सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संघीय सरकार में 7 प्रधान होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रधान, और इसी में संघीय कार्यपालिका निवास करती है। तो इसको हम कहते हैं संघीय सरकार, ठीक है। तो इनका कार्यकाल यानी 7 व्यक्ति हैं जो संघीय कार्यपालिका में चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल है 4 साल। कितना साल है? 4 साल। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, वैसे इनका कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष है। और वापस ध्यान रखना कि इनका दोबारा चुनाव हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि ये वापस आए नहीं आए, वापस सरकार के स्तर पे वो चुनावी सदस्य के तौर पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कभी प्रतिनिधि सभा भंग हो जाए, क्या हो जाए? प्रतिनिधि सभा भंग, तो नई प्रतिनिधि सभा आने तक ये सदस्य बने रह सकते हैं। तो वो बात तो समय अलग होता है, लेकिन यहाँ पे रखा गया कुछ 7 साल के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखना है कि इनके वेतन कितने होते हैं। वेतन, विशेषाधिकार, वेतन और विशेषाधिकार, जो 7 सदस्य होते हैं इनका वेतन कितना होता है। तो आप नोट करेंगे, मैं आपके बताना चाहूँगा कि संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित होता है। इनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? संघीय संसद, संघीय संसद के द्वारा निर्धारित होता है कि इनको वेतन कितना मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रखा गया है कि जो संघीय सदस्य है और जिनकी उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा है, उनके लिए 55 वर्ष से ज़्यादा है, और दूसरी 10 वर्ष तक सदस्य रह चुके हैं संघीय सरकार के, संघीय संसद के, वे सदस्य जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, जो 10 साल तक संघीय सरकार में काम कर चुके हैं, उनको बाद में पेंशन भी मिलती है। क्या मिलेगी? पेंशन। जो इनकी बात करें, जो पेमेंट होता है इनका, यानी जो वेतन होता है ना, वेतन का 40 से 60% इनको पेंशन मिलती है। क्या मिलती है? पेंशन मिलती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन अन्य पदों में मंत्रियों से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री को जो वेतन होता है वैसा इतना मिलता, नहीं, यहाँ पे इनको हाई प्रोफाइल पेमेंट नहीं दिया जाता है। ये रियल में अगर एक्चुअल में बात देखो ना, यहाँ पे मैंने जो इनका अध्ययन देखा है, काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था, यहाँ पे इनको इतना ही पेमेंट दिया जाता है जितना जरूरत होती है। और ये सरकार के सेवक होते हैं, संघीय यानी पार्षद, एक तरह से कहें तो ये पार्षद की तरह होते हैं, ठीक है ना। और बाकी इनको विशेषाधिकार की बात करें तो काफ़ी विशेषाधिकार होती है, उनके कार्यों के प्रति इनको उन्मुक्तियाँ भी प्रदान होती है। तो संघीय सरकार के सदस्यों को वेतन वे ही विशेषाधिकार उन्मुक्तियाँ प्राप्त है जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होता है। यानी जो यहाँ की जो संसद है उनको जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, विशेषाधिकार, वही अधिकार उन्मुक्तियाँ इन 7 सदस्यों को भी प्राप्त होती है। अब बात करें कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे बात करें कि संघीय सरकार में 7 प्रतिनिधि होते हैं, यानी 7 कार्यपालिका सदस्यों से ये संघीय सरकार बनती है। तो फिर इनका राष्ट्रपति कौन होता है? तो आपको बताना चाहूँगा, संघीय सरकार में जो 7 सदस्य होते हैं उनमें से संघीय संसद एक को सुनती है अध्यक्ष। क्या सुनती है? अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है और उसको ही
राष्ट्रपति माना जाता है। और दूसरा एक जो होता है वो होता है उपाध्यक्ष। क्या होता है? उपाध्यक्ष, जिसको हम उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसको ही हम यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यानी जो संघीय सरकार जो होती है उसका एक अध्यक्ष होता है जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखें कि संघीय सरकार का एक ही स्विस राज्यमंडल राष्ट्रपति कहलाता है। और इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात है डियर स्टूडेंट, वो ध्यान रखना, जो संघीय सरकार में जो 7 सदस्य होते हैं इसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जो इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। तो जो अध्यक्ष होता है ना वो 1 साल के लिए बनता है। कितने साल के लिए बनता है? 1 साल के लिए बनता है। उपाध्यक्ष भी 1 साल के लिए बनता है और अगले साल वापस वही अध्यक्ष नहीं रह सकता जो पहले अध्यक्ष था। लगातार मतलब 2 साल तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं रह सकता, दोबारा बन सकता है लेकिन छोड़ के, एक साल छोड़ के। तो इस तरह से अध्यक्ष तौर पे 1 साल हो सकता है, दूसरी साल दूसरा व्यक्ति होगा। तो संघीय सरकार का अध्यक्ष 1 साल के लिए होगा, यानी एक राष्ट्रपति जो बनता है वो 1 साल के लिए बनता है, वापिस दूसरे की बारी आती है। तो यहाँ पे एक सिस्टम ये रखा गया है कि इनके अध्यक्ष का चुनाव संघीय संसद करेगी। और ये यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि उम्र, यहाँ पे उम्र का ध्यान रखा गया है कि वही अध्यक्ष चुना जाता है जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और उपाध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति, उसको उसकी वैल्यूएशन उम्र के हिसाब से उसको स्थान दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करें जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है यानी संघीय सरकार जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष के काम क्या है? जो राष्ट्रपति जो बनता है यानी जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष के क्या कार्य हैं? तो 2 कार्य होते हैं। संघीय सरकार जो होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पास 2 काम होते हैं राज्य मंडल के रूप में, राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में, यानी संघीय सरकार का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, एक तो वो राज्य मंडल के रूप में काम करता है, दूसरा संघीय सरकार के सभापति के रूप में। यानी यहाँ पे राज्य मंडल का मतलब है, बस राज्य मंडल का मतलब होता है कि जो कैंटन होता है ना, यहाँ पे 23 कैंटन है, तो 23 कैंटनों से मिलकर बनता है राज्य मंडल। तो इन राज्य मंडलों का ये प्रधान होता है, एक राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से वह स्विस राष्ट्र का प्रतीक होता है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर प्रतिनिधित्व भी करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और जितने भी संधि समझौते हैं वह इनके नाम पर होते हैं। और इनके कैंटनों का एक सभापतित्व ये करता है, यानी इनकी जो मीटिंग वगैरह होती है कैंटनों की, तो इनका सभापतित्व ये करता है। दूसरा, संघीय सरकार के सभापति के रूप में, यानी 7 संघीय सरकार में 7 प्रधान होते हैं तो उनका प्रधान के रूप में ये काम करता है। इस तरह से जब कोई कानून व्यवस्था कोई विधेयक होता है तो उस पर टाई होती है, निर्णय टाई होता है, मैच बराबर मत आते किसी विधेयक पर, तो ये अपना निर्णायक मत देता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। दूसरा, ये जो होता है अध्यक्ष जो होता है उसे एक स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। वैसे तो ये सभी जो प्रधान होते हैं सभी को स्वतंत्र विभाग दिया जाता है, उनके प्रधान ये एक प्रधान होते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो वह सरकार के सभापतित्व के रूप में भी होते हैं और जितने भी कार्य समझौते वगैरह ये किए जा सकते हैं। जो नोट करने वाली बात है वो डिस्टेंट ये है कि वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है न पद से हटा सकता है। संघीय सरकार के सदस्यों में या उनके दिए गए विभागों में परिवर्तन भी ये नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक नाम मात्र प्रधान होता है, क्योंकि संघीय सरकार में 7 प्रधान होते हैं ना, सभी को बराबर शक्ति होती है, न तो यहाँ के किसी को ज़्यादा शक्ति होती है ना कम होती है। संघीय सरकार के जो 7 सदस्य होते हैं उन सभी को बराबर शक्ति होती है। सिर्फ ये जरूर होता है कि एक को प्रधान माना जाता है, एक को अध्यक्ष नाम दिया जाता है जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन अलग शक्ति नहीं है, सभी समान होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति पद होता है वह स्विट्जरलैंड के लिए एक सम्मानित पद होता है, कोई विशेष अलग कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पे जो इस वीडियो में हमने देखी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।